हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में इस थ्रिल को समझेंगे कि जब एक 15 साल का बच्चा अपने साथी स्टूडेंट के साथ, कलीग के साथ, या यूं कहें कि जो साथ में पढ़ रहे बच्चे को चक्कू से जब उस पर वार करता है तो उसकी सोच क्या होती है। आज हम समझेंगे कि एक बार फिर ये पूरी दुनिया फेनेटिक क्यों होती जा रही है, चरमपंथ, कट्टरपंथ की तरफ आगे क्यों बढ़ रही है। दरअसल रूस में एक 15 साल के बच्चे ने अपने साथी बच्चे जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो भारत से वो बच्चा था जिसके ऊपर हमला किया। और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो वो 15 साल का बच्चा, नाबालिग बच्चा, वो नाजी विचारधारा से, नव नाजी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, आप जब नाजी शब्द सुनते हैं तो आपको हिटलर का दौर याद आ जाता होगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या सवाल बड़ा खड़ा होता है कि एक बार फिर ये पूरी दुनिया इस ध्रुवीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, नफरत की राजनीति की तरफ, चरमपंथी, कट्टरपंथी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार राम कृष्णा, प्रोफेसर DU, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पवन चौरसिया जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील वकील, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कृष्णा साहब आपसे शुरू करूंगी, और सवाल यह है कि इसको आप अपराध की तरह देखेंगे या एक आतंकवाद की तरह देखेंगे, एक पर्टिकुलर विचारधारा का आतंकवाद? नहीं, देखिए, जो आप अभी बात कर रही थी, ये नाजिज्म क्या था? नाजिज्म एक एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी था जी। एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी था जो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, जो आर्यन सुपरमेसी की बात कर रहा था, ठीक है। और जो आप स्वास्तिक चिन्ह की जो बात कर रही हैं, बेसिकली वो एक अब ऑन क्रिएशन किया हुआ था किसका? हिटलर का, सॉरी, हाँ, हिटलर का एक डिजाइन किया, एक फ्लैग जी, ठीक है, न्यूज रूम श्योर। और फ्लैग इसलिए डिजाइन किया ताकि जिसमें नेशनलिज्म की बात की जा सके, सोशलिज्म की बात की जा सके, एंटी सेमेटिज्म की बात कर सके, आर्यन सुपरमेसी की बात की जा सके। और इसके बेसिस पे जो 1920 के बाद जो जब नाजी पार्टी जब एस्टैब्लिश किया था हिटलर, वहाँ से जो कैंपेन स्टार्ट किया 1920, फर्स्ट टाइम उसका एक स्वास्तिक का वो आया था, जिसको आप स्वास्तिक बोल रही है। बेसिकली उसका जर्मन नाम था, आई रिमेंबर, हैंक्रूज, जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन उसका होता था। तो एक हैंक्रूज एक डिजाइन किया जो कि एक क्रॉस आप बोल सकते हैं कि वो बनाया था, और उसको हम लोग अपने इंडिया में उसको एक स्वास्तिक को लेकर के उसको अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वो जब डिजाइन किया था हिटलर इसको, तो उसमें से 3 कलर चूज किया, ब्लैक, रेड एंड वाइट। तीनों कलर 3 चीज़ से रिलेटेड है। इतना मतलब हिटलर का, आप उसका एक बुक है हिटलर का, मेन काम्फ, बहुत पॉपुलर उसका ऑटोबायोग्राफी है। मेन काम्फ जब आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हिटलर को क्या सोच करके डिजाइन किया। और 1920 के बाद, आपको पता है कि 1920 के बाद जब जर्मनी हार रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही थी, इसका फ़ायदा उठा करके एक नाजी पार्टी का इस्टेब्लिश किया, और वो नाजी पार्टी धीरे धीरे जा करके सत्ता में आ गई। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ जर्मनी पे नहीं था, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। जो आर्यन सुपरमेसी जिसकी वो बात कर रहा था, रेस की बात कर रहा है, रेसिज्म की बेसिकली बात कर रहा है कि हम सुपीरियर हैं कंपेयर टू एनी अदर रेस इन द वर्ल्ड जी। और आप देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो रसिया का क्या रोल था? ट्राई टू एनालाइज इट। रसिया पहले जर्मनी के अगेंस्ट में नहीं था, रसिया वॉज न्यूट्रल, ना तो जर्मनी के फेवर में था ना तो अगेंस्ट में था, वो न्यूट्रल बैठा रहा। 39 में जो वार स्टार्ट हो रहा है, 41 तक न्यूट्रल रहा रसिया। 41 में तब जर्मनी के अगेंस्ट हो गया जब जर्मनी अटैक कर दिया रसिया के ऊपर, क्योंकि जब सांप आप। पर मैं सर ये समझना चाहती हूँ आपसे, जैसे आप ये समझा। नहीं, हम आपकी बात के पहले मैं जवाब दे दूं। तो हिटलर हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन इंसान हार जाता है, आइडियोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एयर में रहता है, चाहे आने वाले कल में 1 आदमी फॉलो कर ले, 2 आदमी फॉलो कर ले, 3 आदमी। आप इंडिया में देख ली ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ बीजेपी कोई नहीं जानता था, आज़ादी के बाद कितना साल लग गया आने में। 1998 में जाके पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, 77 में बनी थी, एक मिली जुली सरकार से नहीं चल पाया। तो आइडियोलॉजी का डेट नहीं होता। 84 में बीजेपी खत्म हुई, फिर आ गई।
तो इसी तरीके से नाजिज़म है, वर्ल्ड का जो इक्वेशन जिस ढंग से बदलते चला रहा है, वो 15 साल का बच्चा मे भी वो कहीं ना कहीं नाजिज़म पढ़ा होगा, नाजिज़म की उसकी बातें दिमाग में होंगी और उससे इंस्पायर्ड हो कर के आजकल की दुनिया सोशल मीडिया, टीवी, ये सब चीज़ इतना ज़्यादा जुड़ा है कि कोई भी नॉलेज गेन करने में सेकंड लगता है। जो हम लोग पहले एक ज़माना लगता था, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले लाइब्रेरी में जाते, लाइब्रेरी में जाकर किताबें खोलते, किताबें पढ़ते, तब उसके बारे में पता चलता। लेकिन अब तो बहुत फास्ट ज़माना, आप 1 मिनट में किसी भी चीज़ को पता कर लेंगे आप। तो हमको लगता है कि वो लड़का भी कहीं ना कहीं एक न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है सर इससे ये दर्शा तो रहा ही है ना कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये अभी भी है। और अब सर सवाल घूम फिर कर पवन जी शुरू होता है, अमेरिकन जो अमेरिका बना ही अमेरिका इसलिए क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां पर आकर काम कर रहे थे। आज अमेरिका चाहता है कि कोई भी यहाँ ना आए और सब अपने अपने देश में चला जाए। आप पूरे यूरोप में देखिए किस तरीके का रेसिज्म शुरू हो गया है। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना रेसिज्म शुरू हो गया है। आप कभी भी नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे, आपको रात को पता चलेगा कि फलाने कंट्री में लोग सड़कों पे आ गए और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो पहले तो मैं रशिया पे आऊंगी। रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे, रशिया और भारत की दोस्ती अच्छी, यानी रशिया में रह रहे लोग ये जानते हैं कि जो भारत से आए हुए लोग हैं उनको हम कैसे रखना चाहते हैं। उसके बावजूद ये थॉट प्रोसेस, क्या रशिया और भारत के रिश्ते इससे टर्बुलेंट होंगे? क्योंकि और भी कई कारण हैं आने वाले दिनों में जिससे खराब हो सकते हैं। नहीं देखिए, ये जो घटना हुई, अगर मैं इस घटना की विशेष रूप से बात करूं तो क्या है कि जैसा कि अभी तक समाचार सामने आ रहा है कि वो एक 15 साल का बच्चा था जो एक नव नाजीवाद की विचारधारा से प्रभावित था। तो जैसा कि से स्वास्थ्य बना देना बहुत बड़ा मैसेज होता है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। क्या है कि देखिए, जब हिटलर का उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर की हार हुई और हिटलर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो हिटलर की आत्महत्या थी, परंतु जो विचारधारा नव नाजीवाद की, दरअसल पूरे यूरोप ने या फिर पूरे वाइट वर्ल्ड ने उस जहर का स्वाद चख लिया था। और उस अतिवादी विचारधारा, जो चरमपंथी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं समय समय पर निकल करके आती रही। अगर आप 60s 70s में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो ये बात कहते थे कि नहीं हम नाजीवाद की विचारधारा को समर्थन करते हैं। लेकिन क्या था कि 2 कारण के से वो ज़्यादा एमर्ज होकर नहीं आई। पहला कारण ये था कि सोशल मीडिया नहीं था। तो क्या है कि आपके पास कहने के, सुनने के प्लेटफॉर्म इतने कम थे कि जहां पर आप इस बात को नहीं कह पाते। दूसरी चीज़ क्या थी, लेजिटिमेसी का फैक्टर था, यानी वैधानिकता था। क्योंकि पूरे सर्व समाज ने लगभग जिस विचारधारा को दुक्कार दिया हो, ये मान लिया हो कि ये गलत विचारधारा है, तो आप उसको सार्वजनिक रूप से बोलने में या स्वीकार करने में डरते थे, असहज महसूस करते थे कि ये विचारधारा अगर मैं लेकर के चलूँगा तो उससे मेरे बारे में लोग क्या छवि बनेगी। परंतु क्या है, सोशल मीडिया के आने से एक तरह से विचारधाराओं का या फिर व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण हुआ है। आज हर कोई अपनी बात कह सकता है, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि जो गलत बातें हैं या जो अतिवादी बातें हैं, जो चरमपंथी की बातें हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ये कारण है। और रही बात भारत और रशिया के संबंध की, तो देखिए भारत और रशिया के संबंध बहुत ही गहरे हैं, जिसपे 1940 से 50 से देखा जाए और अब तक सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो यूएसएसआर था और अब जब वो रशिया, सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना प्रयास किया है कि वो मजबूती से रहे। और ये ट्रंप ने पानी की जगह ऑयल फेरने की कोशिश की है, हम उस पर आएंगे मैं सेकंड पार्ट में। लेकिन सर, जब कोई 15 साल का बच्चा, क्योंकि अब एडवाइजरी जारी हो चुकी है, एडवाइजरी में कहा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, भारत सरकार एमईए हरकत में आए हैं, उसको लेकर ये भी कहा गया है कि आप रशियन आर्मी में ही मत जाइए, तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी हुई हैं। तो जब कोई 15 साल का बच्चा, किसी और तरह का विरोध भी हो सकता है, सीधे मार देने का विरोध होता है। कोई 22 साल का भारतीय मेडिकल स्टूडेंट दूध लेने जाता है, फिर उसकी लाश मिलती है। ये तमाम चीज़ें आप किस दिशा में आगे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ये जो रैशनलिज्म आजकल के दुनिया में बढ़ रहा है, ये खाली रूस में नहीं है, हालांकि बल्कि बाहर के जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, बहुत सारे देशों में बात के जो ये स्टूडेंट्स हैं उन पर अटैक हो गए हैं। अब रूस की बात करें कि ये जो बच्चा 15 साल का, इसके दिमाग में भी किसी ने ये रेसिज्म डाला हुआ है। क्योंकि अगर ये नाजी सोसाइटी से या ये चीज़ इन्वॉल्व है उसके साथ, इसके दिमाग में भी ये पड़ा कि जो यहाँ के नागरिक है या जर्मनी के, वो सुपर रेस, आर्यन रेस के हैं, और हम बड़े लोग हैं जो ब्लैक चमड़ी वाले हैं, जो भारत वगैरह, जो अफ्रीका वगैरह से लोअर इसमें स्टेटा में आते हैं। इसके दिमाग में भी कहीं ये पड़ा हुआ है कि जो भारतीय लोग हैं तो इनसे वो चीज़ करने के लिए हमसे रेस में इन्फीरियर है।
इस वजह से उसने इन पे अटैक कर दिया। लेकिन ये चीज़ है कि ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कि रूस के साथ हमारी बड़ी संगीन मित्रता है। ये छोटे से मसले से हमारे रूस के साथ ये रिश्ते बिगड़ नहीं सकते हैं। सर छोटा मसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे से जुड़ा हुआ शायद वो बच्चा नहीं है। जिनका बच्चा है उनके लिए मसला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उन परिवारों के बच्चे जो ऑलरेडी वहां भी हैं, भले ही आज सेफ है, कल पता नहीं क्या होगा। तो कृष्णा साहब, मैं आपसे ये समझूंगी कि ये जो जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कभी डीयू में भी एक दौर बीच में था जब आपने देखा आज़ादी के नाम पर आप किसी की नहीं सुन रहे थे, बहुत सारे स्लोगन्स भी निकल कर आए। ऐसा नहीं है कि हमने तो उस आज़ादी, फ्रीडम के नाम पर एक युवा पीढ़ी बहुत सारी ऐसी हरकतें करती है जिससे या तो वो पॉपुलर होना चाहती है या वो अपने आप को वक्तव्य एक तरीके से बताना चाहती है। तो भारत के सहित पूरे विश्व में ये क्या चल रहा है सर? आपने तो डीयू में देखा होगा, कई ऐसे नारे निकल कर आए हैं। नहीं, अभी तो भारत देख रहे हैं कि अभी आजकल चल ही रहा है यूनिवर्सिटी में। आपको पता है कि यूजीसी को लेकर के तरह तरह के नारे लग रहे हैं। और जेएनयू में आप जा करके देखेंगे तो जेएनयू में पूरा जो स्टूडेंट यूनियन है उसको निकाल दिया गया है कैंपस से बाहर। जेएनयू से तो ऐसे नारे निकले तो हैं कहीं जब से। आप कास्ट का नाम लेकर के नारा लगाते हैं, चाहे एंटी कास्ट लगाए प्रो कास्ट लगाए, दोनों कंटेस्ट में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सुपरमेसी की भी बात कर रहे हैं, इसमें सुपरमेसी भी झलकता है इसमें कि हम ये हम वो फलना। तो ये सब चीज़ें जो शुरू हो रही है इंडिया में, हम इंडियन कॉन्टेस्ट पर, चूँकि इंडियन कॉन्टेस्ट में आपने पूछा था, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। और सुन लीजिए, इंडिया में और रसिया में एक प्रॉब्लम, सिमिलिटी नहीं है। रसिया में कास्टिज्म नहीं है विद इन रशियन। उसमें ये हो सकता है कि हम फलाने यूक्रेनियन है, मतलब ये से साल के अगर पुराने में चल जाए तो उसमें क्या होता था कि हम यूक्रेनियन हैं, हम अजरबैजानी हैं, हम उज्बेकिस्तानी हैं, हम रसियन हैं। लेकिन अब सिर्फ रसिया में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अब चले आइए तो हम 4 आदमी बैठे हैं, हो सकता है कि माइक आपका ऑफ हो जाए तो पूछने शुरू करिए आपका कौन सा कास्ट है, आपका कौन सा गोत्र है। और इंडिया में हर सेकंड पे बटा हुआ आदमी, या तो कास्ट पे बटा हुआ है या तो फिर गोत्र में बटा हुआ है। तो इसका एक अनलिमिटेड पार्ट है। दिक्कत तब होता है जब पॉलिटिकल लीडरशिप जब चाहता है तभी इसी चीज़ को हवा मिलती है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहे कि हमारा कंट्री, कास्ट, क्रीड, इस सब के नाम पे नहीं बटे, यूनिटी बन रहे, तो नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी चाह लेता है, नेशनल लीडरशिप चाह लेता है, तभी ये किसी भी कंट्री में। देखिए हिंदुस्तान में अभी हुआ है, एक 1990 में हुआ था मंडल की बात, जो आप बात करी थी कि यूनिवर्सिटी में भी चलता है। तो 1990 में मंडल को लेकर के सारे जब जबरदस्त आंदोलन हुआ था। लेकिन सर आप और हम भी तो वोट करते ही है ना सर इस पर। नहीं भाई पॉलिटिकल विल तो है ही, पॉलिटिकल विल आज से थोड़ी है। पॉलिटिकल विल तो आप बिहार में जब वो आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, उससे पहले की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल विल तो हमेशा रही है, पर हम लोग भी तो बटे हैं ना सर इसमें। नहीं, जेपी आंदोलन की बात करें। देखिए हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद 2 मूवमेंट ऐसा हुआ था जो कि नेशनल मूवमेंट था। नेशनल मूवमेंट इसलिए बोले कि सभी ग्रुप उसमें इकट्ठा होकर के लड़े थे। एक था जेपी आंदोलन जो 1975 के बाद स्टार्ट हो रहा है, और एक अन्ना हजारे का। जेपी आंदोलन देखेंगे तो उसमें कास्टिज्म फैक्टर नहीं था, रिलीजन नहीं था, सारे लोग इकट्ठा होकर के लड़े थे एंटी इंदिरा प्लान के ऊपर। अन्ना हजारे में चले आइए, अन्ना हजारे का अगर आंदोलन नहीं हुआ था तो शायद 14 में मोदी जी इतना कंफर्टेबल मेजोरिटी जो लिया शायद नहीं आ पाता, कि उसमें अन्ना हजारे का भी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अन्ना हजारे जो मूवमेंट जंतर मंतर से एक स्टार्ट किया, छोटा सा आंदोलन, पूरा पैन इंडिया फैल गया। पैन इंडिया फैल गया, हर कास्ट के लोग अपने हाथ में नेशनल फ्लैग लेकर के सड़क पर थे। चाहे यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, राजस्थान हो, हर जगह। ये क्या है? ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। जब नेशनलिस्ट मूवमेंट तब होता है जब सब आदमी इकट्ठा होता है किसी भी कंट्री का। लेकिन अभी जो चल रहा है यूजीसी सब को लेकर के, ये नेशनल मूवमेंट नहीं है, ये कास्ट मूवमेंट है। ये बिल्कुल सर। आप ओबीसी, अच्छा पहले मैं अपने जो दर्शकों के अभी लाइव में जो सवाल आ रहे हैं, मैं सबसे पहले ये समझूंगी। पवन जी ये बताइए कि अब भारत में रह रहे पेरेंट्स जो अभी 12वीं में हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि साहब मेरा बच्चा यूके में पढ़े, यूएस में पढ़ने जाए, एडमिशन हो रहा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह की जो विचारधारा आ गई है एक बार फिर। पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आई थी, फिर सेकंड के बाद ये हुआ था कि नहीं हम सब मिलके एक दूसरे के साथ। तो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, क्या अब बच्चे वापस बुला लिए जाएं जो बाहर हैं, और या अब भेजे ही नहीं बच्चे? करना क्या है सर? देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई बहुत सिंपल या सीधा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि पूरे विश्व में बढ़ रही हैं। कारण क्या है कि
मैं फिर एक बार, इसलिए आप अमेरिका जाने में अब आपको पता नहीं है कि आपने बिल्कुल। पढ़ाई तो कर ली 3 साल, लेकिन अब जब नौकरी पड़ेगी तो वो $1 लाख देने कंपनी को, कंपनी नहीं देना चाहती, आप कितना देंगे? दूसरा, जो लोग 5 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं, मतलब कोई नयों को तो वो इनवाइट कर ही नहीं रहे, जो रह रहे हैं वो भी पसंद नहीं कर रहे। देखिए क्या है कि अगर मैं इसको थ्योराइज करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। एक बहुत ही नोटेड अमेरिकन स्कॉलर हैं सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने इस बुक के ऊपर लिखा था, 90s में ये बुक लिखी गई थी। तो उसमें वो ये बात करते हैं कि 1800s में से अब तक में 1990s तक में 3 वेव आई जिससे लोकतांत्रिकरण हुआ, और इसमें 3 रिवर्स वेव भी आई, यानी जब लोकतांत्रिक देशों में अलोकतांत्रिक शक्तियाँ मजबूत हुई। आज के समय में पूरे विश्व में यही हो रहा है कि अलोकतांत्रिक विचारधारा जो है, जो कि जेनोफोबिया की बात करती है, जो कि बात करती है कि ये दूसरे देश हैं इनको भगा दो, जो कि अतिवाद की बात करती है, चरमपंथ की बात करती है, वो मजबूत होती चली जा रही हैं। और वेस्ट में तो इसका कारण बहुत बड़ा क्या हुआ है कि ऐसा कई लोगों का मानना है कि जो 1950s के बाद से, जब से हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर डेवलप हुआ, तो उसमें जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इतना ज़्यादा उदारवादी व्यवस्था पैदा कर दी कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे, यानी सो कॉल्ड वाइट लोग थे, उनको लगने लगा कि हम अपने ही देशों में अपनी ही जगहों पर माइनॉरिटी हो जाएंगे या हमारा कल्चर थ्रेटेंड है। अब ये रियल है या एक परसेप्शन है, इस पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने डर की भावना में हिंसा सबसे पहले उत्पन्न होती है। इसलिए गांधी जी क्या कहते थे कि मैं निडर हूँ क्योंकि मेरी अहिंसा की भावना है, लेकिन जहाँ डर होता है वहाँ हिंसा सबसे पहले आती है। तो आज के समय में हिंसा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि लोगों को डर लगता है कि ये दूसरे रंग का है, ये दूसरी जाति का है, ये दूसरे समाज का मेरा है, वो सवाल मेरे लिए हिंसा अच्छा, है। इसको दूसरे तरीके, हाँ, पूछा। देखिए, रूस या बाकी कंट्रीज में भारतीय नागरिक लाखों में हैं, स्टूडेंट्स लाखों में हैं। अगर 4 स्टूडेंट्स का वाक़या हो गया, हालांकि हमारे उनके जो परिवार है उनके साथ सारा ये सिंपैथीज़ है, लेकिन 4 बच्चों का अटैक के लिए सारे विदेशों से हम अपने बच्चे नहीं बुलाएंगे। इंस्टेड आप रूस को कहेंगे कि आप भारतीय स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी बढ़ाओ। हमें याद है रूस वही कंट्री है जब रूस और यूक्रेन का वार चालू हुआ तो भारत ने रूस से कहा कि हमें अपने नागरिक निकालने दो। रूस ने शेलिंग रोक दी, युद्ध थोड़े बहुत ही विराम पर रख दिया ताकि भारतीय के जो स्टूडेंट्स हैं और जो भारतीय नागरिक हैं उनको निकलने दिया गया। इसलिए हम ये नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि हम अपने बच्चों को कहेंगे सारे वापस आ जाओ, क्योंकि अभी भी जो हमारे 12वीं में एग्ज़ाम दे रहे हैं बाकी से सैकड़ों बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में या दाखिला देने के लिए बड़े बेताब है, वो जाएंगे बाहर। क्योंकि छोटे या 4 या अटैक तो हुआ, लेकिन ये चीज़ अगर रूस के सरकार का या रूस के लोगों का ये चीज़ होता है हम मानते हैं, लेकिन एक बच्चे की विचारधारा जो नाजी इसमें नियो नाजी में ये बिलीव करता है, उसके जो मानसिकता है उसके वजह से हम बाकी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। रूस ऐसी कंट्री है जहाँ पर इससे पहले कभी ऐसे वारदात नहीं हुए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रोज़ होते रहे हैं, ये न्यूजीलैंड वगैरह में होते हैं, अमेरिका वगैरह में होते हैं। रशिया में आज पहली बार ऐसा अटैक हुआ। हालांकि आपको पता होगा रूस में हर साल 2-3 अटैक स्कूलों पे होते हैं जहाँ 20-20, 30-30 बच्चे भी मारे गए, लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि भारतीय बच्चों का इसका शिकार बनना पड़ा है। वो भी अभी तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उससे ये पूरा अभी उन्हें स्पष्ट नहीं किया कि किस चीज़ के लिए ये कर दिया। मैं ये बता रहा था कि 2024 में मैं एक हफ्ते के लिए रूस गया था, मॉस्को में था, तो मैंने भी ये असेसमेंट मेरा है कि जो रूस की सोसाइटी है वो बहुत ही अकोमोडेटिव सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे भारतीयों के प्रति तो वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली माहौल रखते हैं। और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ एक मार्केट गया तो वो मेरी भाषा नहीं समझ पाता, जाहिर सी बात है, वहाँ पर इंग्लिश भी बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन बेसिक होता है उसमें भी जब मैंने बताया इंडिया तो उसके मुँह से निकला शाहरुख खान, यानी एक लेवल पर वो लोग एक्सेप्टेबिलिटी है। बट क्या है, देखिए इस तरीके की अतिवादी चरमपंथी हर समाज में मौजूद हैं। सर हम वो शिफ्ट को नहीं समझ पा रहे। हाँ, कुछ कह रहे हैं। सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बाहर जाएं या नहीं जाएं। देखिए हर कंट्री का अलग सिचुएशन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब एक दूसरा मोमेंट स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में अब पहले क्या था, पेरेंट्स करोड़ रुपया खर्च कर देते थे बच्चों पे कि जाकर के अमेरिका में एजुकेशन भी लेगा और उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी और इजली दे विल बी अकोमोडेटेड इनटू द अमेरिका। ट्रम्प के आने के बाद अब सिस्टम बदल गया, क्योंकि अब पेरेंट्स 1 करोड़ रुपया खर्च करके अमेरिका नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनको पता है कि 1 करोड़ रुपया भी चला जाएगा, लौट कर फिर इंडिया में ही आना है, तो उससे बेहतर है कि ये डिग्री हम यहीं पे ले लें हम जी। बात समझिए आप। तो अब अमेरिका भेजने का क्रेज अब खत्म हो गया ट्रम्प के आने के बाद। लेकिन अगर आप रशिया की बात करें
तो रसिया जो इंडियन पेरेंट्स जो भेज रहा है अपने बच्चों को, इसलिए भेज रहा है कि वहाँ पे नौकरी मिल जाएगा उनको, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, सस्ता एजुकेशन है, चीफ एजुकेशन है। आप खास करके मेडिकल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया में आप किसी को आप MBBS कराने के लिए किसी पेरेंट्स करना है तो उसको 1 करोड़ से कम नहीं लगना है, मिनिमम 1 करोड़ बोला, अब तो 1.5 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन नहीं, कई पेरेंट्स चाहे कि अपने बच्चों का मेडिकल MBBS करा लें रसिया और यूक्रेन से, तो 30 लाख में हो जा रहा है, इंक्लूडिंग इटली। ठीक, तो इतना चीप वहाँ पे एजुकेशन है कि इसलिए लोग रसिया या यूक्रेन जा रहे सर हैं। वो डिग्री अगर वो कभी वापस भारत आना चाहे तो मान्य होगी, उसके लिए नहीं, एग्जाम मैं देना बता, होगा। उनके लिए एग्जाम देना होगा। और वो तो यहाँ भी आप अगर प्राइवेट आप ले रहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन है गवर्नमेंट में, तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना ही करना है, ऑल ओवर इंडिया MBBS, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा। तो वो डिग्री आप इंडिया से लीजिए। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मेडिकल सेक्टर कॉलेज खुलते जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, महंगा। पैसा पूरा लग रहा है, पैसा पूरा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ रसिया में नहीं है। एक वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है कि आपको रसियन लैंग्वेज में करना पड़ता है, वहाँ जाइए, यूक्रेन में जाइए। इटली में थोड़ा बहुत सुविधा दे दिया है कि आप इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आकर के वापस आपको यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना होगा। तो एक ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें। अब जैसे कि हाँ आप देख लीजिए, ये जो हमारे बच्चा रशिया में जाते हैं, चाहे मेडिकल कोर्स करते हैं और कोई कोर्स करते हैं, ये इस 1-2 साल की बात नहीं है। जब से भारत आज़ाद हो गया तब से हमारे बच्चे रूस में जाते हैं पढ़ने के लिए। वो क्योंकि एक टाइम यहाँ भारत में था जब सर वो बताया ना, उन्होंने रीजन बताया ना कि कम्युनिज्म, यहाँ का कम्युनिज्म का जोर जबरदस्त था, भारत पे भी हावी था कम्युनिज्म। उन दिनों क्या होता था, राष्ट्र के साथ, सोवियत यूनियन के साथ मित्रता की वजह से हम सारे लोग वहाँ प्रेफर करते थे अपने बच्चों को भेजना ताकि सेफ भी। ये देख लीजिए, खाली रूस नहीं है, इस टाइम बांग्लादेश, अज़रबैजान या बाकी जो वहाँ कंट्रीज़ है, वहाँ बहुत सस्ता मिलता है ये MBBS की एजुकेशन। वहाँ पर भी लोग ये भेजते हैं अपने बच्चों को। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जैसे अभी भी इतना ये चल रहा है वायलेंस वगैरह, फिर भी हमारे हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फिर भी वहाँ पढ़े हुए हैं। अब क्योंकि मैं टैरिफ के फेज में आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी में जो ओवरऑल आप तीनों से ओपन सवाल है सर, ओवरऑल बात यह है कि इसका जो दूसरा चश्मे से अगर देखें, दूसरा पहलू ये भी है कि आप पूरे यूरोप में लंदन की बात कर लें तो मेयर आप देखेंगे कि इस्लामिक बदलते जा रहे हैं। आप न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहाँ पर मुस्लिम मेयर हैं। ये जो शिफ्ट है, आप पूरे अगर यूरोप का भी बहुत सारा हिस्सा देख लें, आप लंदन का भी बहुत सारा, अगर एडिनबरा देख लें, स्कॉटलैंड देख लें, वहाँ पर जो ये शिफ्ट होने लगा है, वहाँ पर आप टीचर, जो बड़ी पोजीशंस पे मुस्लिम काफ़ी सारे बैठे हैं। तो क्या ये डर वाजिब है वहाँ के लोगों का कि क्रिश्चियंस तो होते जा रहे हैं कम, मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, और फिर ऐसे में एट्रोसिटीज़ बढ़ जाती हैं? तो क्या उनके अगर चश्मे से देखा जाए, हालांकि उस एट्रोसिटी का मतलब ये नहीं कि आप चक्कू उठा के मार देंगे, बट क्या उनका डर वाजिब है क्या सर? देखिए भाई, जो जैसे चीन की आदत है विस्तारवाद, आप इतनी सी जगह देंगे वो विस्तार ले लेगा, वैसे ही कई कम्युनिटीज़ की आदत है विस्तार करने की। आप जाते हैं रहने वहाँ पर और फिर धीरे धीरे विस्तार करते हैं, जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो उनके एंगल से समझा जाए तो क्या वो सड़कों पे उतर के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही है या गलत है? देखिए, ये बात बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो सही है, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो मैं आपसे पहले बता रहा था, वहाँ लिबरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि खास तौर पे जो वेस्ट एशिया से, मतलब ये वैसी बात है कि हम घर में किसी को रहने के लिए कहें 10 दिन और वो 11वें दिन से कहे कि नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से बहुत सारे, जो खास तौर पे सीरिया से जो लोग गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, उन्होंने वहाँ जाकर कई सारे क्राइम्स किए और कई ऐसी वहाँ की गतिविधियों में लिप्त रहे जो कि गैर कानूनी थी। इस वजह से क्या हो गया है कि वहाँ पे सड़कों का या ओवरऑल डेमोग्राफी का एक डर है, और वो बिल्कुल सड़कों पे वाजिब दिखाई देता है। जिस तरीके के वहाँ खान पान, रहन सहन, हाल चाल था, वो बदल रहा है। सर इस वजह से एक चीज़ और, हाँ जी, देख लीजिए, ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम में इस टाइम ऐसी हालत है, जो पाकिस्तानी सेटलर्स है उन्होंने वहाँ इतना क्राइम कर दिया कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनकी अंग्रेज को उनको रेप करके उसके बाद उनको ये चीज़ कन्वर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज रखे हैं जहाँ पर ब्रिटेन का पुलिस भी अंदर नहीं जा सकता, गेटोज टाइप के वो बनाए हैं। उस वजह से जो ब्रिटेन के लोग हैं बड़े परेशान हो गए, वो सड़कों पे आ रहे हैं कि इनको जी वापस रिपोर्ट कर दो या इनको सुधार लो। यहाँ तक कि पुलिस भी उनके साथ निपट नहीं पाती। लंदन की कई ऐसी कॉलोनी है सर जिसका जो हाल है, शक्ल है, सूरत है, वो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की किसी कॉलोनी में है। पर मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आप देखिए, जैसे जो विचारधारा की बात हो जाती है, बदलाव की बात हो जाती है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए,
लंदन के जो मेयर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम है और न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं वो इंडियन मुस्लिम है। ठीक, दोनों पहले एनालाइज कीजिए। इनकी माँ हिंदू है, जो न्यूयॉर्क वाले मीरा नायर के बेटे हैं वो पाकिस्तानी है। तो या तो लंदन का मेयर इलेक्ट हुआ हो या फिर न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट हुआ हो, ये सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं इलेक्ट हुआ है, पहले क्लियरिफाई कर दूं। मुस्लिम वोट है ही कितना वहाँ पे, ठीक। इन जनरल सारे लोगों के वोट, खास करके बोल सकते क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा वोट हुआ है, ठीक है। उन लोगों के वोट से लोग इलेक्ट हुआ है, यानी सिर्फ मुस्लिम वोट से इलेक्ट। मुस्लिम कितना होगा बताइए सही आप, लंदन में कितना होगा, न्यूयॉर्क में सर, उसके बेस सुन लीजिए मेरी बात। मैं बोला जो सोसाइटी कहीं ना कहीं एक सेकुलर है, सेकुलर सोसाइटी है, वो ये नहीं देख रहा है कि कौन क्या है। सर मैं अब न्यूयॉर्क छोड़ के लंदन की बात करूं, अदिति मैं आ रहा हूं, होके आई वहाँ। हाँ, बोलिए। आपके स्कूल के बड़े प्रिंसिपल्स, इवेंचुअली क्या होता है कि आपके पढ़ाने, रहने, खान पान तरीका बदलता है। आज जैसे बात हो रही है उस 15 साल के बच्चे की, उसने कब वो विचारधारा पड़ी होगी जो रह गई उसके अंदर, जो आज 15 साल बाद निकल कर आई है। यही तो डर लंदन या यूरोप के लोगों का है। आप रशिया की बात कर ली, अमेरिका में तो कई एक बार शूट आउट केस हुआ है, इवन स्कूल में हुआ है, कई बच्चे मारे गए, कॉलेज में मारा गया लोग रेसिज्म के बेसिस पे। तो ये सब चीजें तो थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। तो सर फिर तो बांग्लादेश का जिक्र करूं, आज जब हम घुसपैठ की बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत की, तो अगर उनको हम बाहर भेज रहे हैं तो बाहर के विदेशों के अखबारों में लिखा होगा कि यहाँ पे भी रेसिज्म हो रहा है। लीगल माइग्रेशन अलग है, इलीगल माइग्रेशन अलग है। बांग्लादेश से आप कंपेयर मत कीजिए, अमेरिका में बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ था, इसको ट्रंप भर भर करके फ्लाइट से भेजा इंडिया, डिपोर्ट किया। मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँगा, जो यूरोपीय यूनियन की बात अगर करें, आप देखिए जब सीरिया में ये हो गया, वहाँ पर या लोकल या आपस में उनका ये हो गया, लोकल क्राइम हुआ, वार टाइप का हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ से लोग पलायन करने लगे लाखों में, तो वो आए यूरोपियन यूनियन की ओर से बढ़ते गए। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपने दरवाजे बंद किए, हम किसी को आने नहीं देंगे। बाद में क्या हुआ, जर्मन की जो चांसलर थी मर्कल, उसने सबको बोला कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ये ह्यूमन काज है, हम कैसे इनको रोक सकते हैं। तो उन्होंने सब कंट्रीज ने दरवाज़ा खोल के उनका अंदर लाया। अब वो इतने प्रॉब्लम में है कि वो लाखों लोग सेटल हो गए, जो वो कहते हैं जैसे बुर्का सिस्टम, जो उनका मजहबी जो भी है, इतना परेशान हो गया कि वो कह रहे हैं अब इनको वापस कैसे लगा देंगे। फ्रांस में पिछली बार जो वो राइट्स हो गए, 1 महीने तक सारा फ्रांस बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बांग्लादेश पे कुछ बात कर रहे थे। तो वही बता रहे कि बांग्लादेश में माइग्रेशन बहुत इलीगल माइग्रेशन है, ठीक है। और इतना पॉपुलेशन को, एक तो हम खुद ही पॉपुलेटेड है उसमें, और बांग्लादेश का एकदम इलीगल माइग्रेशन दिए जा रहे हैं। और वो पेनिट्रेशन सिर्फ बंगाल तक नहीं है, पैन इंडिया फैलते जा रहा है बांग्लादेशी, दिल्ली हो, मुंबई हो या और छोटा छोटा जगह हो। तो उसको लेकर के एक समस्या शुरू हो रही है। अब जो अमेरिका की बात कर रहे हैं या फिर आप लंदन में देखेंगे, उतना इलीगल माइग्रेशन नहीं है, ग्रीस में है। मैं आपको एथेंस की कहानी बताऊँ, 2012 में वहाँ पे थे हम एथेंस में, शाम के समय में अंधेरे में हम कहीं खाना खाने के लिए जा रहे थे होटल से बाहर, तो अचानक 5-6 आदमी मेरे तरफ तेजी से आ रहा था। हम डर गए तो वापस होटल भागे, भाई कैसे जाऊँ, ये तो अलग कहानी है। बोला नहीं सर, ये लोग हार्मलेस पीपल, आप जाइए। निकले, फिर बोला के जी 1 पैकेट सिगरेट खरीद लो, अंग्रेजी में बोला। चेहरा मुड़स लगा, तो इंडियन है सब। तो पूछे कहाँ घर है, तो बोला त्रिपुरा घर है। तो बोले ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? बोला कि हम लोग इलीगली माइग्रेट करके समुद्र के रास्ते से पहुँच गए हैं ग्रीस, और हमको 2 साल कैसे पूरा करना है, तब जा करके हमको यहाँ रहने की परमिशन मिलेगी। तो हम लोग रात में निकलते हैं अंधेरे में, और 1-8 पैकेट सिगरेट बेच करके जीवन यापन कैसे 1 रूम में 30-30 लोग रह रहे हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? कोई भी कंट्री इलीगल माइग्रेशन को टॉलरेट करेगा क्या? आप लीगलाइज वे में आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलीगल माइग्रेशन को कैसे टॉलरेट करेगा? पर सर इसी इलीगल माइग्रेशन के आड़ में जैसे बोलते हैं कांड भी होते हैं, मतलब वॉयलेशन होता है, फिर गलत काम होते हैं, और अल्टीमेटली सफ़र उस किसी भी देश की जनता कर रही होती है। लेकिन अब एक बार जो ये आखिरी फेज बचा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ करनी है। लेकिन उससे पहले जो हमने रशिया और जिस तरीके के एक फेनेटिक वर्ल्ड होता जा रहा है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं एक बार इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अगर अपने घर का ही उदाहरण लें, भले ही हम चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ हमारे घर वाले रहें, जाहिर तौर पे हमारा घर है, हमारा हक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई हेल्प आती है अलग अलग तरीके की, तो सवाल उठता है कि हम ये सोशल एनिमल है, हम अकेले नहीं जी सकते, लेकिन हमें एक दायरा मेंटेन करना होगा। ये देखना होगा कि हम रेसिज्म नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम अपनी सोसाइटी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं एक बार फिर रशिया के मुद्दे पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आऊंगी। अब एक कन्फ्यूजन हो गया है, पहले ये था कि एक साझा बयान आएगा, लेकिन एक 2 पन्नों का भारत और
अमेरिका के बीच का ट्रेड का एक 2 पन्नों का पेपर आ चुका है। अब जो भारत की तरफ से आया उसमें जो बातें हैं उसका एक मुख्य पॉइंट है जो मिसिंग है, जो कि ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक बड़ा बिंदु रेखांकित करता है, वो ये कहता है कि ये इंटरिम है, जो भी डील हुई है 18% 50 पे हुआ है, 50 से 18 वो इंटरिम है। अगर हमने 10 ऐसे बड़े अधिकारी लगाए हैं, अगर उनमें से किसी ने कहा कि भारत ने रशिया से तेल खरीद लिया चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम ये डील रद्द कर सकते हैं। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये MEA को पता होगा, एस जयशंकर को पता होगा, और एस जयशंकर है कॉमर्स मिनिस्टर को पता होगा। ये जो ट्रेड डील जो बात कर रही है ना, हमको लगता है कि थोड़ा इंडिया गवर्नमेंट थोड़ा जल्दीबाजी कर गया स्टेटमेंट देने में। मोदी जी भी थोड़ा जल्दीबाजी करके बात कर रहे हैं, वही ट्रंप ऐसा शख्सियत से। आज पढ़िए ट्रंप का कौन सा स्टेटमेंट आज चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया है। बोला मोदी जी को तुम जब चाहे गिरा दे सरकार, मोदी जी तो मेरे कारण है, मैं तो उनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं मोदी। आज का पढ़िए आप, आज का उनका स्टेटमेंट चल रहा है ट्रंप का। सबसे एक ये नज़र आ रहा है कि ट्रेड डील में आप किए क्या, आप 18% लिया है। 18% कहाँ से लाया? 50 का 18% है, 25 का 18% है। क्लैरिटी नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है। आज 18% बात करिए, 18% पहले क्या था? हार्डली 3 पॉइंट कुछ % था जो आप लेकर चलेगा 18% पे। ठीक, तो या तो आप एक गट्स होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे ट्रेड डील, जाओ तुम जितना चाइना है ना, जो बढ़ाना है बढ़ा लो, जो करना है कर लो, हम ना सस्टेन कर लेंगे। अब इंडिया गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है कि ना आगे बढ़ने बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ता है ट्रंप फिर कुछ से कुछ बोल दे रहा है। तो ट्रंप ऐसा आदमी के साथ हमको ये लग रहा है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाप तोल करके आगे बढ़ना। इतना दिन तक तो ठीक था, 1 साल से, जब से ट्रंप आया पावर में तब से ही सब चीज़ चल रहा है। मार्केट पूरा तबाह कर रखा है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, ब्राजील के साथ वही हाल है, चाइना के साथ हुई, यूरोप के साथ हुई, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई। यूरोपियन यूनियन जो पीओके पे भी बयान आई गया है, पीओके खुद से बोल रहा है। तो ये लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं मेंटली एक स्टेबल पर्सन नहीं है, और उसके मेंटली आई वुड नाउ डिसएग्री ऑन दिस। मैं इस पर डिस्कशन करूंगी। डिसएग्री इसलिए ओपन चर्चा है, ये डिसएग्री इसलिए क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं ट्रेड और टैरिफ के बहाने युद्ध रुकवा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तब भले ही हमने अग्री नहीं किया, लेकिन आप देखिए कैसे ट्रेड और टैरिफ लगा के आज हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम रशिया से तेल खरीदना कम कर चुके हैं। उसी ट्रेड टैरिफ पे हमने पूरे तो ट्रंप आपको नहीं लगता नाप तोल के कर रहे हैं, फेनेटिक दिखते हैं। सॉरी अदिति, मैं मेंटली स्टेबल इसलिए बोला हूं कि नहीं है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कुछ बातें होती हैं जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते, उसको ऑन द रिकॉर्ड कभी नहीं बोला जाता। लेकिन ट्रंप जो है हर चीज बोल करके एक्सपोज कर दे रहा है। इसमें कहा था कि फॉरेन पॉलिसी डील होने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारी सी बातें हैं जो अंडर ही टेबल चलते रहता है, थोड़ा चलते रहता है। अब क्या लगता है पवन जी फॉरेन एक्सपर्ट है, मैं उनसे समझ लेती हूँ। पवन जी, मेरे को बहुत, मेरे दर्शकों को एकदम आसान भाषा में, कि जब ये जो पन्ना आए हैं 2 पेज के और ये जो 8-10 पॉइंट 20 पॉइंट आए हैं, उसमें 2 चीज़ें, एक एग्रीकल्चर पे मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, एक रशिया से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इसके 2 वर्जन्स है, एक अमेरिकन वर्जन और एक इंडियन वर्जन। तो अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बात करूं तो वो मेंटली स्टेबल है, अनस्टेबल है, दैट इज़ फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एक शोमैन है। उनको पता है कि हर शो में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट कैसे पानी है, और हर डील को वो अगर हारेंगे भी तो वो ये दिखाएंगे कि देखो मेरी हार दुनिया की सबसे बड़ी हार है। तो इसका मतलब उन्होंने जो डील की है उसमें उन्होंने टर्म्स ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि जैसे सब कुछ अमेरिका को ही मिला हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ में क्या मिला सर? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए बीते लगभग साल भर से, जब से ट्रंप आया, जब से अप्रैल में उन्होंने सबसे पहले जो टैरिफ, आप पहले मुझे बताइए कि भारत को क्या मिला? मैं क्या बता रहा हूँ, मक्का की बात होती है, उसमें एक DDG करके तो वो तो मक्का का एक सब्स्टिट्यूट है। देखिए क्या है, सोयाबीन ऑयल आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या है कि हमारे लिए अभी सबसे जो इमीडिएट नीड थी वो ये थी कि आपकी ज्वेलरी, फुटवेयर और टेक्सटाइल, इनके सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट था। क्योंकि पूरी की पूरी, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे या आप लुधियाना जाएंगे, आप देखिए फैक्ट्रियाँ बंद हो जा रही हैं, अचानक से वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो हमारे लिए अभी क्या था कि पहले देखिए जो हमारा टैक्स लगता था, अब हमको 0 इंपोर्ट हमारे उनके, लेकिन हम जो वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं
उसमें जो हम 18% टैरिफ लेकर के आए, उसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज ये मिलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो उनको जीएसपी था, उसकी वजह से उनके टेक्सटाइल, उनके गुड्स मैं बता रहा हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे क्योंकि चीपर थे। बट इंडिया की क्वालिटी वाइज अच्छी थी। बट आज के समय में प्रॉब्लम क्या हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस हाई टैरिफ्स, कि वो मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज खो चुका था। और हमें ये जो मेन सेक्टर है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेकर के आते हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा था और इनकी कई डील्स थी जो बुरी तरीके से कैंसिल हो गई थी। तो हमको क्या था कि अभी हमें देखिए, वन स्टेप एट ए टाइम होता है। फॉरेन पॉलिसी में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकते हो, आपको पहले कुछ लेना पड़ेगा फिर कुछ देना पड़ेगा। और ये जो डील है, जैसे इसीलिए इसको ये नहीं कहा जा रहा कि फुल एंड फाइनल ट्रेड डील, अनलाइक यूरोपियन यूनियन, इसमें क्या है कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ा है। अब उसके बाद और लेवल पर नेगोशिएशंस लेकर के जाएंगे जहां पर आप कुछ दोगे और कुछ लोगे। और रही बात इसकी कि क्या आप अमेरिका से आ जाएगा, तो देखिए कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% अपने टर्म्स में डील करवा लो। हम बहुत कुछ तो नहीं दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे फूड जो एनिमल फूड है वो अब अमेरिका से आएगा। देखिए, हमारे बहुत सारे नहीं उस पे बैन हो गया, मिल्क आइटम पे बंद है अभी, मिल्क आइटम पे बंद है। और स्पेसिफिक एनिमल फूड के लिए कहा गया है कि वो और देखिए एक बात समझिए, जो हाई एंड के गुड्स होते हैं अगर वो यूएस में कम टैरिफ में आएंगे तो वो डिसएडवांटेज नहीं थे। आपका सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो कि है जिसमें सबसे ज्यादा आपके एम्प्लॉयमेंट है, हिसाब से डील अच्छी हुई है? मेरे हिसाब से सर, आपके हिसाब से ट्रांजैक्शन डील वाइज क्या अच्छी है। आप देखते हैं? देखिए, ये ऐसा स्टेज है, इस टाइम ये कह नहीं सकेंगे हम कि डील फ़ायदे में रहेगी कि नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ है जो ट्रंप साहब है वो डिपेंडेबल बंदा नहीं है। हर दिन जो अपने स्टेटमेंट और जो अपने डायरेक्टिव्स है वो चेंज करते रहते हैं। जो आज भी जैसे इन्होंने भी कहा, जैसा हमने जिस हिसाब से उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी मेरी वजह से है, अगर मैं चाहूँगा मोदी जी को भी हटा सकता हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि जो उसके जो स्टेटमेंट्स वगैरह अभी भी डिपेंडेंट नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ कल ये मत समझो कि 18% परमानेंट है, ये कल भी परसों भी चेंज हम कर सकते हैं। इसलिए जो उसने कहा कि रूस के साथ तुम्हें आपको तेल नहीं लेना है, ये ज़रूरी नहीं कि कल क्या पोजीशन रहेगी तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे। उसने कहा वेनेजुएला से हमें तेल उठाना होगा, वेनेजुएला से हम पहले भी तेल उठाते आए हैं और भी उठाएंगे, लेकिन रशिया के साथ हमें क्या करना है उसके लिए बात को बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी भी ये हम कह नहीं सकते कि आउटराइटली कि हमने रशिया से नाता तोड़ दिया, हम उससे तेल नहीं लेंगे। बाकी जो कुछ चीज़ें देखो, पर वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमारे 10 बड़े अधिकारी हैं, वो ये देखेंगे कि अगर रशिया से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तेल लिया तो हम ये अंतरिम डील को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप साहब ने जो पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई थी बाकी चीज़ें वो इंडिया पे हावी नहीं हुई। हमने कहा उस टाइम भी उसने कहा अगर आप रशिया से तेल लोगे हम आपको ये लगाएंगे वो लगाएंगे, आपको टेरिफ भी लगा दी उन्हें। उसके टेरिफ लगाने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट्स में राइज हो गया। ये नहीं है कि हमें अमेरिका ने इंपोर्ट्स बंद कर दिया तो हम उसकी वजह से सड़क पे आ गए, थोड़ा सेटबैक आ गया, लेकिन हमारी भी पोजीशन इस टाइम इंडिया की स्ट्रांग है। हम बिल्कुल ही नहीं झुक सकते हैं या झुकाएगा कोई। लेकिन एक चीज़ उसके बावजूद हमें एक चीज़ ये भी सोचना होगा, अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी ये कंट्री है, हमें भी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हम कि हम उसको बिल्कुल डिक्टेट करेंगे। सर, हम ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। मेरा आखिरी आपसे 40 सेकंड का जवाब मैं लूँगी। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर, हमने जिस भी देश में गए हैं हमने सर्वोच्च पुरस्कार पिछले लिया 20, 22, 25 देशों का। हमने सबसे रक्षा समझौते किए, डिफेंस में इस बार बजट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तमाम चीज़ों के बावजूद भी जब हम भारत को चौथी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो इस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें जो ईंधन चाहिए वो तेल है। और हमने जब रशिया से पिछले कोविड के बाद से तेल खरीदा, उसमें हमने भले ही भारत में तेल का पैसा कम नहीं हुआ हो पेट्रोल का, लेकिन हमने बहुत बड़ा पैसा बचाया वहाँ से तेल लेकर। लेकिन अब नहीं बच पाएगा। तो अब हमारे तो पेट्रोल के दाम वैसे ही कम नहीं हुए थे, अब हम वेनेजुएला से लेंगे, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएगा। तो अब हमारी जो रफ्तार है, तो इस ट्रेड डील से रफ्तार वो चौथी अर्थव्यवस्था की बनी रहेगी ना सर? अब हम बात करें इंडिया फर्स्ट का, तो ट्रम्प भी बात कर अमेरिका फर्स्ट। अब ट्रम्प के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो प्रॉमिस करके आया था कि अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे तो सबसे पहले महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के लिए सब रास्ता ढूंढ रहा था जी। अगर इंडिया से ट्रेड बंद करता तो वहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, ज्वेलरी महंगा हो जाएगा, टेक्सटाइल महंगा हो जाएगा। वो बांग्लादेश देखिए, अगर हमको एप्पल का लैपटॉप खरीदना है तो खरीदेंगे चाहे जितना ही महंगा क्यों ना हो जाए। सवाल HP का खरीदना तो हम खरीदेंगे। इंडियन टेक्सटाइल अगर अच्छा है तो बिकेगी, आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कम बिकेगी, यही होगी ना, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी। तो
और इंडिया गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं बोला है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अभी भी फॉरेन मिनिस्टर ये बोला है कि जहाँ सस्ता मिलेगा हम वही खरीदेंगे। सर मैंने आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का वो पॉइंट बताया सर, उसमें खास तौर पे कहा गया। आपने पॉइंट बताया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? उस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें लिखा है कि रशिया, ये अंतरिम ऑर्डर है नहीं, और रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। ये अमेरिका लिखा है ना, अमेरिका लिखा है। इंडिया गवर्नमेंट का तो नहीं सिग्नेचर ना उस पे, क्लैरिटी भी तो नहीं। मैं क्या बोल, इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। बात समझिए आप, वो ट्रम्प क्लेम कर रहा है, ट्रम्प तो ये भी क्लेम कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान से वार रखवा दिया। कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा, दैट डजंट मीन भाई तो पाकिस्तान से क्लेम कर रहा था कि मैंने वार रखवा दिया। इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया कि ट्रम्प ने वार, ऐसी बात नहीं है। वो क्लेम कर रहा है कि अगर रशिया से खरीदेगा तो ऐसा करेंगे। ऐसा हमको लगता है कि मोदी इस कंडीशन पे मानने वाले हैं। हाँ, अगर सस्ता तेल मिल गया ठीक है, मुझे जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पे जाएंगे हम। और आज तक उन्होंने बहुत सारे क्लेम ऐसे किया, चाहे सिंदूर या ऑपरेशन हो। उसके बाद जो आज जो ट्रम्प का मैसेज चला मोदी के ऊपर, ये बहुत खराब मैसेज है। और हमको लगता है मोदी जी को सोचना चाहिए कि आपके बारे में ट्रम्प क्या बोला है, कि आप ट्रम्प के कारण आप प्राइम मिनिस्टर हैं। सर जब से हटा देंगे तो फिर वो कब, वो जो रेड लाइन है कब खींचेंगे हम, कि ट्रम्प को इस विदेश नीति में ये भी सोचना होगा कि अगर दोस्त हैं तो दोस्त हैं। फिर इस पुरानी दोस्ती में आप इस तरह के अनर्गल बयान नहीं दे सकते। आप भारत के उसको राजनीतिक मापदंड को नहीं हिला सकते। बिल्कुल, देखिए फॉरेन पॉलिसी के साथ में एक प्रॉब्लम भी है और वो सॉल्यूशन भी है। वो ये है कि यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है। और ट्रम्प जैसी पॉलिसी की मतलब 1 मिनट में आपने कोई डिसाइड कर दिया तो ऐसा नहीं कर सकते। ट्रम्प बिल्कुल इस तरह का बयान देगा और भारत सरकार लगभग साल भर से इस तरह की ट्रम्प की बकवास सुनती चली आ रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस। तो आपने क्या किया, आप थोड़ा पेशेंस रख करके वो जो बोल रहा है बोलने दो, चलते जान दो और उसके बाद आपको इसी बीच में अपने काम निकालने हैं। देखिए, जिस दौरान ट्रम्प ये सब बात कर रहे हैं उस दौरान आप मत भूलिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस में थे, जहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट पैक्स सिलिका का पार्ट बने, जो कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर करने के लिए एक बहुत क्रिटिकल डील होने वाली है, खासतौर पे तब जब हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो क्या है कि इसी शोरगुल के बीच में हमको काम करना पड़ेगा। और रेडलाइंस वो मोड कब आएगा, मैं आखिरी बस 10 सेकंड में बताएगा, वो मोड कब आएगा जब हम भी चाइना की तरह अनअफेक्टेड हो जाएंगे? नहीं, देखिए हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। चाइना जिस तरह की इकॉनमी है, चाइना के पास जिस तरह के स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की रिजर्व्स हैं और उसकी रिफाइनरीज है, तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द बेस्ट, इट इज़ अबाउट गेटिंग द पॉसिबल बेस्ट। तो हम पॉसिबल बेस्ट के लिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कर रहे हैं और उसको अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की स्थिति इस टाइम में बड़ी मजबूत है। चाहे हमें महंगा तेल लेना पड़े कहीं भी हम लाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प के सामने नहीं झुकेंगे। हमारी कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन अलग अलग है। ट्रम्प साहब समझते हैं कि हम भी पाकिस्तान की तरह, जैसे वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है, पाकिस्तान के लोग वहाँ के अपने मिनरल्स लेके उनको प्रेजेंट करते हैं खुश करने के लिए। भारत की उसको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है। ट्रम्प कितना भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प को भी बैन डाउन होना पड़ेगा। वो स्थिति भी जल्दी आएगी। तो आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखिए, जो ये भारत और अमेरिका के बीच का जो ये ट्रेड डील है, पहली बात तो ये इंटरिम है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। दूसरी बात ये है कि भारत, जैसा भी कहा, कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कई बार इमीडिएट नहीं लेकिन डेफिनेट विन होता है, लेकिन समय लगेगा। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े या टैरिफ की बात नहीं है भारत और अमेरिका के बीच। ये तो बहुत पुराने दोस्तों के बीच में डील है, जिसमें ट्रम्प एक नए एलिमेंट है और ट्रम्प के व्यवहार और विचार दोनों के बारे में पूरा विश्व अवगत है। ऐसे में भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने पेशेंस, स्ट्रेटेजिक जो आगे बढ़ने के तरीका और ग्लोबल लेवल पर अपनी स्थिरता को बनाए रखकर जो पॉसिबल फैसले ले सकता है वो भारत लेने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पे 140 करोड़ लोगों के मन में अमेरिका और भारत की इस डील को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हम फील द थ्रिल में धीरे धीरे आपको पूरी क्लैरिटी के साथ देंगे। लेकिन फिलहाल भारत को 140 करोड़ लोगों के लिए जो बेहतर लगा, संभवतः वही फैसला भारत ने इस डील के साथ लिया है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।